प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापक हेमवती नंदन सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 10 कामचोर नामक कहानी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पहला भाग हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, पेज नंबर 53 अर्थात पेज संख्या 53। आइए शुरू करते हैं। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। अब इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप इससे आसानी से जुड़ सकें कि कहाँ पे मैंने समाप्त किया था। तो इससे पहले हम लोगों ने यानी पिछली वीडियो में देखा और सुना था कि कैसे बच्चे जब अब काम करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और दरी साफ़ करते हैं। पहला काम वो दरी साफ़ करने का होता है, जो पूरे घर में जो है धूल भर जाती है। फिर वहाँ से दौड़कर भागते हैं, आंगन साफ़ करने के लिए जाते हैं तो झाड़ू उठाते हैं और झाड़ू जो है बिखेर देते हैं सीक चारों तरफ, और सभी बच्चे 2-4 सीक लेकर उसी से आंगन को साफ़ करते हैं। तो कितनी दिक्कतें आती हैं। अब उसी क्रम में अब आगे की कहानी क्या है वो देखिए। तो असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब बच्चों को मन में आया कि झाड़ू देने से पहले पानी छिड़क लेना चाहिए ताकि धूल ना उड़े। तो अब दरी झाड़ने के बाद अब जाते हैं और उस पर पानी डाल देते हैं। पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी का मतलब भरी पड़ी थी, अटी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब जब दरी पर पूरा धूल बना हुआ था, इकट्ठा था, जमा था, उसी पर बच्चे पानी ले जाकर गिरा देते हैं। तो अब वो क्या बन जाता है, धूल पानी से जब मिलता है तो कीचड़ बन जाता है। अब सब आंगन से भी निकाले गए। अब सभी लोगों को आंगन से निकाला गया। चलो अब आंगन से निकलो। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ लूट ली गई। अब बच्चों का हुजूम चला, वो दौड़ते हुए गए पानी देने के नाम पे। और जो भी नाम आए हैं, बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतलियाँ, ये बर्तनों के नाम हैं, पात्र हैं। वो तुरंत बच्चे गए और ये सारी चीज़ें लेकर आए, उसमें पानी भर भर कर पेड़ों को देने के लिए, पानी देने के उद्देश्य से ये सारे बर्तन वो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था उनको देखकर कि वो लूट मची हो। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। और जिनको ये सब चीज़ें नहीं मिली, किसी कारणवश थोड़ा सा विलम्ब में पहुँचे, तो डोंगे, कटोरे और गिलास वही लेकर दौड़ पड़ेगी, इसी से हम पानी देंगे पौधों को। अब आगे देखिए क्या होता है। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। अब जब सभी बच्चे जो है एक साथ दौड़कर, जिसके हाथ जो भी लगा वो पात्र लेकर दौड़ा। नल एक था, पानी भरने वाले अनेक। अब वहाँ भी भीड़ और भगदड़ मची। ऐसा लग रहा था वहाँ भी घमासान हो रहा है, यानी घमासान युद्ध, भयंकर युद्ध हो रहा है। पानी के लिए लूट मची हुई है। ठूसम ठास यानी बहुत ही आप कह लीजिए धक्का मुक्की के साथ। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। अब वो जब अपने अपने पात्र लेकर जो है बच्चे उस नल के नीचे ठूस रहे हैं, लगा रहे हैं कि जल्दी से मेरा पात्र भर जाए। तो कोई बाल्टी लिए हुए है, कोई पतीला लिया है, कोई लोटा लिया है, कोई भगोना लिया है, कोई डोंगा लिया है, कोई गिलास लिया हुआ है कि मेरा पात्र जल्दी से भर जाए और मैं तुरंत लेकर पहुंचूं पेड़ के पास पानी देने के लिए। उनमें भी कंपटीशन था। अब ये उत्पाती बच्चे नल के पास पहुँचे, वहाँ उत्पात मचा रहे हैं। पहले तो धक्के चले, फिर कुहनियाँ, ये एल्बो जो होता है आपका, उसको कुहनी कहते हैं। उससे जो है बच्चे लगे मारने, किसी को साइड करके और अपना पात्र लगा दें कि जल्दी से पानी भर जाए और हम बर्तन लेकर चले जाएं पौधे को पानी देने के लिए। और उसके बाद बर्तन फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक का मतलब होता है फौजी टुकड़ा।
सेना की एक टुकड़ी को हम कुमक कहते हैं। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। अब क्या हुआ वहाँ कि जब सभी बच्चे पानी भरने गए अपने अपने पात्र लेकर, तो वहाँ धक्का मुक्की होते होते अब स्थिति यह आ गई कि अब मारपीट शुरू हो जाएगी। यानी पहले जो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, फिर कोहनी चलाने लगे साइड करने के लिए, बगल में करने के लिए उनको कि मेरा पात्र जल्दी भर जाए। उसके बाद बर्तन से जो है एक दूसरे को धक्का मुक्की पीटने लगे, धक्का देने लगे। तब क्या होता है कि अब उनको शांत करने के लिए मौसियों फूफियों की एक कुमक, एक टुकड़ी, एक सेना भेजी गई, अर्थात समझा बुझाकर भेजा गया कि 2-3 लोगों को जाओ, उन लोगों को सुधारो या दूर करो, अन्यथा वो आपस में झगड़ जाएंगे, लड़ जाएंगे। अब आगे देखिए क्या होता है। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। एक शब्द यहाँ आया है धींगा मुश्ती, यानी धींगा मुश्ती का अर्थ होता है लड़ना भिड़ना, यानी आपसी जो टकरार हो रहा है उसमें कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। अब पानी भरने के नाम पे कुछ बच्चे जो है कीचड़ में चले गए, गिर गए, उन्हें फिर निकाल कर कीचड़ से उन्हें नहलाया गया, कपड़े उनको बदलवाए गए, और कपड़े बदलवाने के लिए या यूँ कह लें नौकरों की संख्या भी काफ़ी नहीं थी, बहुत कम थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। अब इसमें क्या होता है कि पास के बंगले से नौकर को बुलाया जाता है, नौकरों को, और वो आते हैं और वो ये निर्धारित किया जाता है कि एक बच्चे को आप जो है नहला धुला कर कपड़े पहनाइए तो 4 आना आपको दिया जाएगा। उस हिसाब से वो सभी बच्चों को नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं। आगे क्या होता है, हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। हम कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चों को समझ में आया कि ना हमसे सफाई का काम हो पाएगा, ना पेड़ों की देखभाल हो सकती है, तो क्यों ना हम दूसरा काम करें और मुर्गियों, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। यानी मुर्गियों को उनके दड़बे में, यानी जो उनका घर है, जो लकड़ी के छोटे छोटे दड़बे बनाए जाते हैं, उसमें उनको बंद कर दिया जाए। अब बच्चों ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने चले। हाँ, बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दड़बे दड़बे, दड़बे का मतलब होता है दरबा, आप कह सकते हैं दड़बा, जिसमें मुर्गियों को रखा जाता है, लकड़ी का बना होता है। मुर्गियों को रहने के लिए जो उनके घर बनाए जाते हैं उनको दड़बा कहा जाता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। अब जब बच्चे बांस छड़ी या डंडा लेकर जब मुर्गियों को हाँकने लगे दरबे में ले जाने के लिए, तो मुर्गियां भी इधर उधर भागने लगी। और बच्चे कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो ऊटपटांग हरकतें कर रही हैं, इधर उधर कूद रही हैं, उन्हें दरबे में जाना ही नहीं है। 2 मुर्गियां खीर के प्याले में, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थीं, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गईं। और 2 मुर्गियां तो ऐसी भागी कि खीर के प्याले में वो दोनों जाके कूद गईं, और जब प्याले से निकली तो उनके पंजों से वर्क बनने लगा, जैसे मानो कि कोई कलाकारी की जा रही है। उस तरह से वो जीने पर से वर्क लगाती हुई निकल गई। आगे क्या होता है, तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। तूफान का मतलब जब मुर्गियों का जो भगदड़ मचा हुआ था, जब ये थोड़ा शांत हुआ तो पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर, दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे
घुले सिर पर लगी हुई है, सॉरी, ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। अब जब ये मुर्गियों का जो भगदड़ था शांत हुआ तो पता चला कि सारी खीर, जितनी भी खीर थी उस प्याले में, वो कामदानी के दुपट्टे, यानी जो उनकी दीदी थी बच्चों की, वो कामदार दुपट्टे पर, यानी दुपट्टे पर कुछ कलाकारियाँ कर रही थी, उस पर गिर चुकी थी और कुछ उनके सर पर गिरा हुआ था। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चुनने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। यानी जब मुर्गियों की भगदड़ मची तो मुर्गियां खीर में गईं, खीर से जो है जब वो निकली तो छापे मारते हुए आगे निकल गई, यानी उनके पंजे खीर में जो डूबे हुए थे उससे निशान बनते गए। और वो उनके बच्चों की दीदी जो थी उनके दुपट्टे पे कुछ कलाकारियाँ कर रही थी, उस पर जो है से होकर गुजर गई, कुछ उनके सिर से होकर गुजरी, वहाँ लगा। और फिर एक मुर्गे ने तो हद कर दी, वो उनके अम्मा का जो पानदान था उसमें कूदा और कत्थे चुनने से में उसकी पंजे जो है सन गए, और जब वो उससे निकला तो उनके नानी अम्मा की जो सफ़ेद दूध जैसी चादर थी उसी पर उसके पंजे के निशान बनते गए कत्थे चुनने का, वो छापे मारते हुए आगे निकल गया। अब इसके बाद से अगला जो पेज है वो अगला पेज है। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई थी, हाथ मुंह धो रही थी। अब क्या होता है, एक मुर्गी जो है खीर में कूद गई, दूसरा जो एक मुर्गा था वो उनकी माता जी के जो पानदान रखी थी कत्थे चूरने में जो है वो कूद गया, और एक मुर्गी जो है वो सीधी जाकर इस तरह से भागी, पतीली में पहले कूदी और वहाँ से इस तरह से भागी कि मोरी एक शब्द आया है, मोरी जो है नाली को कहते हैं, नाली जिसमें पानी बहता है वो नाली। तो जाकर मोली अर्थात नाली में इस तरह से फिसली कि सारी जो नाली की जो कीचड़ था वो मौसी जी वहीं हाथ मुंह धो रही थी उनकी, तो उनके मुंह पर वो कीचड़ पड़ा, मौसी जी के मुंह पर पड़ी जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल का ऊंट, बेनकेल यानी जानवरों जो बिगड़ैल जानवर होते हैं उनके नाक में जो है एक नकेल लगाई जाती है ताकि उनको अपने वश में रखा जाए जब वो कुछ इस तरह का उत्पात मचाएं तो। और इधर जो है वो मुर्गियों का वही हाल था, वो बेनकेल थी, यानी बिना रोक टोक वो चारों तरफ दौड़ रही थी, भाग रही थी, भगदड़ मचा हुआ था। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी, न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अभी ये भगदड़ एक तरफ मचा हुआ था, तभी उसमें से कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि जो भेड़ें आई हुई हैं उनको भी दाना दे दिया जाए, ये भी तो एक काम है और उन्हें काम करना था। अब क्या होता है जब भेड़ों को दाना देने जाते हैं तब देखिए क्या होता है। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर, अब दानों को घोल के एक सूप बनाया गया था जो भेड़ें जब आती थी तो उनको दिया जाता था वो पीने के लिए। सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। अब भेड़ों ने जब देखा कि उन्हें सूप मिलने वाला है दाने का तो एकाएक एक तरफ दौड़ आई। और जानते ही हैं भेड़ों की चाल को कहा जाता है कि एक कोई उधर एक साइड में गया उसमें उसके पीछे सभी हो लिए, भगदड़ मच जाती है। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई। एक शब्द आया है लस्टम पस्टम, यानी जैसे तैसे, यानी जैसे भी वो तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। भेड़ चाल का तात्पर्य है कि वो अगल बगल दाएं बाएं कुछ नहीं देखती, बस चलना है चलते जाओ। एक भेड़ कुएं में गिरी तो सब उसके पीछे गिर जाएंगे।
उन्हें दाएं बाएं आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार जैसे एक भेड़ जो है तख्ते पर गई तो उसी के पीछे सभी उस पर जो है जैसे तैसे चढ़ गए। पलंगों को फलांगती यानी पलंग को फांदती हुई, पार करती हुई, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। आगे क्या हुआ, तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। अर्थात दुपट्टे पे कुछ कलाकारी करके उस पे जो है रखा गया था उसे सुखाने के लिए। तो अब भेड़े जो है जब तख्त पे जाती हैं तो उस दुपट्टे को भी रौंद देती हैं। अब देखिए क्या होता है, भेड़े बहुत निसंकोच, बिना किसी संकोच के सबको रौंदती, मेघनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। अब आगे क्या होता है, जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बम्बारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, यानी भेड़ों का जो चारा वाला सूप था, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गईं। यानी उसके पीछे पीछे भेड़ें, यानी कोई जो है सूप लेकर जा रहा था, जब भगदड़ हुआ तो सूप लेके भागने लगा, जो ही सूप लेके भागने लगा भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लिए। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थीं। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। अब जब भेड़ वहाँ एक इनकी जो हज्जन माँ थी वो पलंग पे सोई हुई थी और भेड़ जो है उनके ऊपर से ही गुजर गई और अचानक वो चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाती हैं, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। और वो दुपट्टे में उलझी हुई थी और जब भेड़ें उनके ऊपर से गुजरने लगी तो वो चीखने लगी मारो मारो। अंतिम पैराग्राफ है इस पृष्ठ का। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी और वहीं जो है शाम का समय था तो तरकारी वाला जो है तरकारी वाली आई थी तरकारी बेचने के लिए, तो वहाँ उसे रोका गया था। टोकरी में कुछ सब्जियां ली हुई थी। तो अब भेड़ें जो हैं सूप की तरफ न जाकर अब तरकारी या सब्जियां देखकर सब्जी की तरफ दौड़ पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह भी अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ खड़ी हुई और जब उसने तरकारी वाले ने देखा कि भेड़ें मेरी सब्जी की तरफ टोकरी की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं तो अचानक बचाव करने के लिए बीच में वो खड़ी हो गई ताकि वो मेरी तरकारी या सब्जी न खा पाएँ, उसको कोई क्षति न पहुँचाएँ। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों, अर्थात भेड़ों को चोट नहीं लगती, क्योंकि लेखिका ये बताना चाहती हैं कि उनके जो बाल थे, जो रुएं थे, इतने बड़े थे कि बच्चों की चोट से उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। भेड़ को चोट नहीं लगी, भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेंगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी और कितना वो बेचारी तरकारी वाली उसे पीटती रही, मारती रही भेड़ों को, लेकिन भेड़ों पर कोई असर नहीं हुआ। भेड़ें जो है उसकी सब्जियों को छिलके सहित यानी पूरी समूल सब्जियों को अपने पेट के अंदर कर लिया, अर्थात उसे हजम कर गई, खा गई। तो इस प्रकार जो है ये कहानी का दूसरा भाग समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही हास्यप्रद कहानी है, हंसी मजाक से संबंधित है और साथ ही साथ
बच्चों के उपद्रव और कार्य करने के तरीक़ों को इसमें लेखिका ने बहुत सजीव वर्णन किया है कि बच्चों का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव के अनुसार किस तरह से किसी कार्य को अंजाम देते हैं, और जब कार्य को करते हैं तो कार्य को अच्छे तरीके से न करके वो इस तरह से बिगाड़ देते हैं कि उससे सभी लोग प्रभावित होते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।